टाइम्स नाउ भारत पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सवाल पब्लिक का के स्पेशल एडिशन में आगे बढ़ते हैं। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ने कमर कस ली है और होना भी चाहिए, क्योंकि मुद्दा है देश को दिशा देने वाले कई विधेयकों के पास होने का। लेकिन इसके लिए जरूरी है संख्याबल और खासतौर पर 2/3 का आंकड़ा। फिलहाल जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें बीते 3 महीनों में संसद के भीतर मोदी सरकार के पक्ष में गणित तेजी से बदला। कांग्रेस इस गणित को कलंकित बहुमत कह रही है। सवाल यह है कि अगर मोदी का बहुमत कलंकित है तो फिर पवित्र क्या है? कांग्रेस का दुर्बल संख्याबल। एक्सपर्ट कह रहे हैं जो अप्रैल में नहीं हो सका जुलाई में होने वाला है। सिर्फ परिसीमन नहीं आएगा और भी बहुत कुछ बदल जाएगा। तो कौन कौन से बिल आने वाले हैं? कांग्रेस का नया राग कितना असर करने वाला है? इस रिपोर्ट में आते हैं। हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। ये 2/3 बहुमत कलंकित बहुमत होगा। 2/3 कोई मांग नहीं की, हम सिर्फ कह रहे कि 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए लाया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। उनकी इंडिया अलायंस जो पूरी तरह गड़बड़ा गई है। इंडिया अलायंस में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई क्या बोलता है। परसों बोला हुआ आज फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ती है। क्या इस बार मोदी सरकार के बड़े लक्ष्य, बड़े संकल्प पूरे होने के आसार ने नेता प्रतिपक्ष और उनके सिपा सालार को चिंता में डाल रखा है? क्या बीते 3 महीने में संसद के भीतर बदले अंकगणित ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है? मुद्दा गरमाया हुआ है परिसीमन बिल का, जो अप्रैल में अटक गया था। क्या इस बार बेड़ा पार हो जाएगा और इंडिया गठबंधन का नेता बनने को बेताब कांग्रेस का बेड़ा गर्क? ये संविधान का अपमान है। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। ये चालाकी से और पार्टियों को तोड़ के 2/3 बहुमत पाना, ये संविधान का अपमान है। ये एक कलंकित 2/3 बहुमत होगा। कांग्रेस का कुड़ना, कांग्रेस का चिढ़ना, कांग्रेस का बिफरना स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस के नेता जो कहते हैं होता है उससे ठीक उलट। जब से मोदी 3.0 का दौर शुरू हुआ तब से कांग्रेस और उसके नेता एक डफली एक राग हर दौर हर सीजन में बजाते रहे। जैसे वो कहते हैं मोदी सरकार संविधान का अपमान कर रही है, जैसे पहले कहते थे मोदी सरकार संविधान बदल देगी। जब से तीसरी बार मोदी सरकार बनी तब से कांग्रेस नेता भविष्यवाणी करते रहे हैं कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी। मोदी मैजिक देश और राज्यों में कमजोर हो रहा है और हो जाता है ठीक उल्टा। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। तो कांग्रेस की ये समझ अपनी जगह, लेकिन आज की तारीख में हाल ये है कि चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में ही मोदी सरकार का अंकगणित बदला हुआ नजर आ रहा है। जैसे एनडीए के पास पहले 293 सांसदों का समर्थन था, टीएमसी के 20 लोकसभा सांसदों ने पार्टी छोड़कर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का दामन थामा और एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए और अगर सभी को जोड़ दें तो यह आंकड़ा पहुंच जाता है 319 का। बस मोदी 3.0 की इसी बढ़ती मजबूती पर कांग्रेस की बेचैनी बढ़ जाती है। 12 साल में किसी बिल के सदन में पास न होने के बाद कांग्रेस अपने नेता पर न्यौछावर थी, लेकिन समय बदला और बदल गया लोकसभा के भीतर का गणित भी और इंडिया गठबंधन के भीतर की केमिस्ट्री भी, क्योंकि शरद पवार की एनसीपी के 8 सांसद और कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाकर अलग हुई डीएमके के 22 सांसद
लोकसभा में मोदी के पक्ष में गणित को और भी मजबूत कर सकते हैं। इसकी खूब चर्चा हो रही है, खासकर किसी बिल को पास कराने के नजरिए से। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। ये 2/3 बहुमत कलंकित बहुमत होगा, 2/3। तो क्या इसी हताशा में कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार कलंकित बहुमत जुटा रही है? क्या ये राग भी आंगन टेढ़ा वाले सुर में बज रहा है? जैसे हर हार का ठीकरा कांग्रेस ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग तक पर फोड़ती रही है। लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछते हैं कि क्या कांग्रेस के मुताबिक देश के भीतर पवित्र राजनीति का राग बस राहुल गांधी ने ही सिद्ध किया है? लेकिन बीजेपी के सवाल अपने हैं कि राहुल गांधी की पवित्र राजनीति आखिर विदेशों में क्या खोजती है। जब राहुल 2023 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, जब ब्रिटिश संसद परिसर के कार्यक्रम में राहुल गांधी कहते हैं भारत में लोकतंत्र कमजोर होने पर दुनिया को चिंता करनी चाहिए, जब वर्जीनिया में 2024 में राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति होगी, क्या वो कड़ा पहन सकेगा, क्या वो गुरुद्वारे जा सकेगा, और ये सिर्फ सिखों के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए। नेता प्रतिपक्ष के दुनिया भर में घूम कर दिए गए ऐसे बयानों से क्या देश का लोकतंत्र और संविधान चमकदार होते हैं? तो क्या यही वजह है कि इंडी गठबंधन खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व पर खुलकर भरोसा नहीं कर पा रहा? अगर मोदी को जनता का भरोसा मिले, बहुमत मिले, तो वो बहुमत कलंकित और राहुल गांधी का संख्या बल पवित्र। वैसे अयोध्या और राम मंदिर से अब तक दूरी बनाकर रही कांग्रेस को अचानक राम याद आ रहे हैं। मॉनसून सत्र में कांग्रेस राम मंदिर दान चोरी का मामला भी उठाएगी, चंदा चोरी को लेकर सरकार को घेरेगी। हमारे ओर से जो हम मुद्दे उठाएंगे, चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर जो खुलासे हुए हैं, रोज नई नई बातें निकल कर आ रही हैं। बीजेपी आरएसएस द्वारा जो किया गया, जो चंदा चोरी, आस्था धोखा का कांड रचा गया है अयोध्या में, वो मुद्दा ज़रूर हम उठाएंगे और भी विपक्ष की पार्टियां उठाएंगी। कांग्रेस की तैयारी अपनी जगह, लेकिन मोदी 3.0 ज्यादा एग्रेसिव और अर्थमेटिकली ज्यादा तैयार होकर संसद में उतरने वाली है। जरा नजर डालिए कि कौन कौन से ऐसे बड़े बिल हैं जो इस बार संसद में मोदी सरकार ला सकती है। पहला है महिला आरक्षण विधेयक यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो 2023 में पास होने के बाद भी अब तक लागू नहीं हो पाया है, क्योंकि इसके लिए शर्त है परिसीमन विधेयक का पास होना, जो इस सत्र का सबसे अहम बिल माना जा रहा है, खासकर 33% महिला आरक्षण को लागू करने के मोदी के संकल्प के नजरिए से। तीसरा अहम विधेयक है एक देश एक चुनाव। 129वें संविधान संशोधन बिल से सरकार लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का बड़ा प्लान लेकर आ रही है। चौथा है FCRA संशोधन विधेयक, जिसके जरिए सरकार एनजीओ और धार्मिक संस्थाओं को मिलने वाली विदेशी फंडिंग पर सख्त कंट्रोल चाहती है। इसके अलावा एक और बिल है 130वां संविधान संशोधन बिल, जिसके तहत अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी आपराधिक मामले में दोषी पाया जाता है और उसे जेल की सजा होती है, तो सजा शुरू होने के 30 दिन के भीतर वो खुद ही अपने पद से हट जाएगा। हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। तो क्या इस बार मॉनसून सत्र में मोदी 3.0 इसी संकल्प के साथ पूरे जोर शोर से संसद में बरसने वाली? विपक्ष को और खासकर कांग्रेस को इसका अंदाजा हो गया है, इसलिए कलंकित बहुमत वाला नया राग छेड़ा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। आजम खान अक्सर अपनी रैलियों और भाषणों में एक शेर पढ़ा करते थे, कहा करते थे कि मौत का एक दिन मुहैया है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। लेकिन अब आजम खान को नींद शायद ही आएगी, क्योंकि आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट
जौहर विश्वविद्यालय पर सरकारी बुलडोजर चलाने की तैयारी हो गई। वजह क्या है, विस्तार से इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको। नीले रंग में रंगे इस बड़े से गेट के बाद उन्हीं आजम खान की सल्तनत शुरू होती है, जिसे मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का खिताब हासिल है। करीब 300 से ज्यादा एकड़ में फैला एक ऐसा साम्राज्य जिसे देख दुनिया के रईसों को रश्क हो जाएगा। दूर तक हरे भरे खेतों और खाली मैदानों के बीच में खड़ी आलीशान और बुलंद इमारतें, इसे ही जौहर यूनिवर्सिटी कहा जाता है। अगर मैप में देखेंगे आप तो ये वो रास्ता है जो मेन गेट की तरफ का जाता है। ये जौहर यूनिवर्सिटी का मेन दरवाजा है। इसके ठीक सामने आप देखेंगे तो चांसलर ऑफिस है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल अलग अलग है, लाइब्रेरी है। इसके अलावा यहाँ पर फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑडिटोरियम है, मेडिकल कॉलेज बाकायदा बना हुआ है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, मस्जिद बाकायदा इसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया गया है। फैकल्टी ऑफ लॉ की कॉलेज पीछे वाले हिस्से में है। और ये 3.5 किलोमीटर का यही लंबा रास्ता है जिसके ऊपर जो कब्जा है वो बताया जा रहा है किया गया था, और अब इसके ऊपर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। आजम खान के इसी जौहर पर यूपी सरकार बुलडोजर चलाने वाली है, और क्यों चलाने वाली है सबसे पहले यही जानिए। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में कुल 40 इमारतें हैं। आरडीए यानी रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इनमें से 38 को अवैध बताते हुए गिराने का आदेश दिया गया है। यूनिवर्सिटी के 38 ब्लॉकों में बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराया था, जबकि सिर्फ और सिर्फ 2 भवनों को जिला पंचायत से अनुमति लेकर बनाया गया। यूनिवर्सिटी में बने 38 भवनों को हटाने के लिए जौहर ट्रस्ट को 15 दिन का समय दिया गया है। 15 दिन में अवैध इमारतें नहीं गिराई गई तो प्रशासन बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई शुरू करेगा। रामपुर विकास प्राधिकरण ने 1 जुलाई को जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया था। परमिशन और नक्शा पास होने के दस्तावेज मांगे थे। परिसर के अंदर जो 40 भवन निर्मित हैं उसमें से 38 भवन जो है बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं। केवल 2 ही भवन ऐसे हैं जिनकी मानचित्र स्वीकृति पूर्व में जिला पंचायत द्वारा दी गई है। तो इस क्रम में जो 38 अवैध रूप से निर्मित भवन हैं उनके ध्वस्तीकरण के आदेश कल रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया है और इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। पीडब्ल्यूडी ने विश्वविद्यालय के मेन गेट के बाहर आम रास्ता होने का बोर्ड लगा दिया है। वजह नवभारत संवाददाता अभिषेक राज अपनी रिपोर्ट में बता रही हैं। ये दरअसल आम जनता का रास्ता है। ये जो रोड है वो पीडब्ल्यूडी द्वारा जो है वो मेंटेन की जा रही थी, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोक निर्माण विकास जो रामपुर का है उसने अब यहाँ पर एक बाकायदा बोर्ड लगा दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि कार्य का नाम वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण जो है उसका कार्य, मार्ग की लंबाई 3.5 किलोमीटर और मार्ग की जो लागत है वो लगभग 1,71,00,000 रुपए जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। और यह आम रास्ता है, उसका ये जो बोर्ड है वो लगा दिया गया है। यानी सरकारी सड़क को आजम खान ने पर्सनल प्रॉपर्टी बना दिया था। जगह जगह गेट तक बना दिए, और तो और आजम खान ने यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए पुल तक बनवा दिया था ताकि घर से सीधे अपने इस किले तक पहुंच सके। तो सामने भी आप देखिए जो दरवाजा है वो बना दिया गया है, और यहाँ भी जो बाउंड्री है वो करवा दी गई है। बाकायदा जो आजम खान है वो इसी जो दरवाजा आप देख रहे हैं यहीं पे एक बाकायदा पुल का निर्माण करवाए थे ताकि वो अपने घर से ठीक इस हिस्से में उतर सके। और ये जो आप पुल देख रहे हैं जिसके ऊपर अभी आपको गाड़ियां चलती हुई नजर आएंगी, ये वही वो पुल है जो ठीक जौहर यूनिवर्सिटी के पीछे जो है वो आकर खुलता है। इसके साथ साथ जो यहाँ आसपास की कुछ जमीनें थी जो सरकारी जमीन थी, जिसमें कि बताया जा रहा है कि एक गेस्ट हाउस हुआ करता था, एक बिजली विभाग का एक अगर हम कहें तो एक छोटा सा घर, बिजली घर हुआ करता था, उन सबके ऊपर इस यूनिवर्सिटी का कब्जा हो गया। ये वो दौर था जब यूपी की राजनीति में आजम खान की तूती बोलती थी। रसूख इतना था कि आजम खान की कही बात पत्थर की लकीर बन जाती थी। उसी दौर में आजम खान ने अपनी इस ड्रीम प्रोजेक्ट को तामीर किया था जिसमें हेलीपैड से लेकर बड़ी सी मस्जिद भी बनाई। हेलीपैड जो है वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर इसी तरीके से बनाया गया था, और सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी सी मस्जिद जो है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगी जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। यूनिवर्सिटी का पिछला हिस्सा है ये, और यहाँ पर ये आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी जो यूनिवर्सिटी के सामने ये जो मस्जिद है वो भी नजर आएगी। सामने आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ नजर आएगा, फैकल्टी ऑफ लॉ जो है वो आपको नजर आएगा, और यही जो है ये सारी इमारतें हैं जो कि अवैध रूप से यहाँ पर बनाई गई है। जौहर यूनिवर्सिटी के इतिहास की बात करें तो 2003 में जाना होगा। ये वही साल था जब रामपुर ही नहीं बल्कि यूपी की राजनीति में आजम खान के दबदबे की शुरुआत हुई थी।
इसी साल आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट बनाया और 2005 में ट्रस्ट के तहत यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया। तब यूपी के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव पूरी कैबिनेट के साथ 18 सितंबर 2005 को रामपुर आए और जौहर यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं आज हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी अंदर से कैसा दिखता है और क्या क्या अंदर मौजूद है। ये यूनिवर्सिटी के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक टैंक भी नजर आएगा। ये टैंक साल 2018 में इंडियन आर्मी से जौहर यूनिवर्सिटी को मिला था। ये T-55 टैंक है और अगर आप देखेंगे तो चाबुक 1698 इस टैंक के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ ये जो इमारतें यहाँ पर बनाई गई हैं वो बेहद ही ज्यादा बड़ी, विशाल और एक तरीके से हम कहें तो खूबसूरत बनाई गई हैं। जैसा कि नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक में जो कलर कॉम्बिनेशन इमारतों का देखने को मिलता है, जो सरकारी इमारतें हैं, बिल्कुल उसी तरीके से लंबी लंबी जो पिलर्स हैं वो आगे दिया गया है। वैसे आजम खान के साम्राज्य के बनने के शुरुआत से ही विवादों का सिलसिला भी शुरू हो गया था, लेकिन 2017 के बाद जौहर यूनिवर्सिटी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। जुलाई 2019 में 26 किसानों ने 35 बीघा जमीन पर अतिक्रमण का मामला दर्ज कराया, जिसकी सुनवाई जारी है। 2019 से 2021 तक सरकार ने लीज पर दी गई 170 एकड़ जमीन को वापस लेना शुरू किया, जिसे हाईकोर्ट ने मंजूरी दी। सितंबर 2022 में करोड़ों की सफाई मशीनें यूनिवर्सिटी की जमीन में दबी मिली। 2023 में ईडी की रेड में 60 करोड़ के बजाय 800 करोड़ के खर्च का खुलासा हुआ। अप्रैल 2024 में आजम खान, उनके पत्नी और बेटे समेत 13 अन्य लोगों पर अलीगंज के किसानों की जमीन कब्जाने के 22 मामलों में आरोप तय किए गए। जुलाई 2024 में रामपुर जिला प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की 13.8 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया और 2 इमारतों को सील कर दिया। और अब यूनिवर्सिटी की 38 अवैध इमारतों पर बुलडोजर एक्शन होने वाला है, तो समाजवादी पार्टी कहां खामोश रहती। अखिलेश यादव की इस पोस्ट को देखिए, लिखते हैं कि बीजेपी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है और पूछते हैं कि बीजेपी अपने अनरजिस्टर्ड संगी साथियों के अवैध भवनों को कब ढहाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये तो बुलडोजर वाली सरकार है। ये तो हमारे छात्रों के भविष्य में बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। ये तो किसी पे भी बुलडोजर चला सकती है। लेकिन असल बात तो ये है, जब राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई तो वहाँ पे इनका बुलडोजर थम गया है। तो आखिरकार ये बुलडोजर क्यों थम गया है, सवाल इस बात का है। मामले को लेकर कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने में देर नहीं लगाई। आजम खान की यूनिवर्सिटी पर एक्शन को राम मंदिर से ध्यान भटकाने वाला बताया। देखिए, पूरी तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये भगवान राम के चढ़ावे चोरी में फंस गई है। ये भगवान राम के दरबार में चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, जमीन चोरी और पूरी तरीके से आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर ये सब लूट किया है। इन सब चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए, इन सब मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ये कभी जौहर विश्वविद्यालय की बिल्डिंग गिराएंगे, कभी केजीएमयू में नॉनवेज बंद कराएंगे। बात मुसलमानों की हो तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कहां खामोश रहने वाली थी। वैसे ओवैसी की पार्टी के निशाने पर अखिलेश यादव ही रहे। आंदोलन समाजवादी पार्टी कोई नहीं करेगी। अखिलेश यादव जी इस पे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुसलमानों पर जब अत्याचार होता है, कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई या कानून का दुरुपयोग होता है, अखिलेश यादव जी ना कोई बयान जारी करते हैं, ना आंदोलन की बात करते हैं। अखिलेश यादव 2027 की तैयारियों में जुटे हैं। यूपी में रथ यात्रा निकालने वाले हैं, जिसकी शुरुआत सितंबर के पहले हफ्ते में हो सकती है। और शिवपाल यादव ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में समाजवादी पार्टी बड़े भाई के रोल में ही रहेगी। अगर बड़ा छोटा ही माना जाए तो उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी बड़ी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से लेकर इमरान मसूद तक सभी 403 सीटों पर ताल ठोकने का दावा कर रहे हैं। हम संगठन को मजबूत लगातार कर रहे हैं। 403 विधानसभाओं पर पूरे संगठन सृजन के माध्यम से एक विधानसभा को ताकत दे रहे हैं। चुनाव में भले ही अभी करीब 10 महीने का वक्त है, लेकिन उससे पहले आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी पर एक्शन और कांग्रेस के सभी सीटों पर दावे से क्या समाजवादी पार्टी के सामने सियासी संकट खड़ा हो सकता है? इस सवाल का जवाब वक्त के साथ मिल पाएगा। रामपुर से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। करीब 34 साल बाद एक बार फिर कार सेवा को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया। साधु संतों ने मथुरा में 9 अगस्त को कार सेवा का ऐलान किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने अखिलेश यादव से इसमें शामिल होने की अपील की है। अब सवाल है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर शोर मचाने वाले अखिलेश क्या मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए की जा रही कार सेवा में शामिल होंगे? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट।
अयोध्या के बाद अब बारी मथुरा की है? क्या 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर सियासी बवाल शुरू होने वाला है? करीब 34 साल पहले 9 जुलाई 1992 को राम मंदिर आंदोलन के दौरान कार सेवा का ऐलान हुआ। जनवरी 2022 में भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हुए और अब एक बार फिर कार सेवा को लेकर सियासी संग्राम मचा हुआ है। इस बार केंद्र में है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और 9 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा का ऐलान हो चुका है। पोस्टर्स जारी हो चुके हैं, समर्थन जुटाए जा रहे हैं और देश भर के सनातनियों से मथुरा पहुंचने की अपील की जा रही है। इस कार सेवा को लेकर प्रशासन ने क्या एक्शन लिया उसे आगे आपको बताएंगे, लेकिन कार सेवा की घोषणा के साथ ही संत समाज ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को धर्म संकट में डाल दिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को जोर शोर से मुद्दा बनाकर सनातन और हिंदुत्व की बात करने वाले अखिलेश यादव से अखाड़ा परिषद के मुखिया रविंद्र पुरी ने इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की। मैं अखिलेश जी को कहना चाहूंगा, माननीय अखिलेश जी, हम आपके पूर्वजों की वकालत कर रहे हैं, हम आपके पूर्वजों के भक्त हैं, हम ऋषि मुनि संत महात्मा आपके पूर्वजों की पूजा करते हैं। आपके पूर्वज कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए आप हमारे साथ आइए। जो हमने आंदोलन शुरू किया है इसमें सबसे पहले हम चाहते हैं आपकी ओर से वहाँ पे ईंट लगे। कृपया आइए, हम आपको निमंत्रण देंगे, आपको आना ही पड़ेगा। अरे कभी कभी भगवान को भी याद करो, कभी कभी पूर्वजों का भी साथ दो, कभी कभी सनातनियों का भी साथ दो। मैं पुनः एक बार और कहना चाहूंगा, आओ मथुरा चले, अब की बार अखिलेश हमारे साथ। तो क्या अखिलेश यादव मथुरा में कार सेवा में शामिल होंगे? क्या राम मंदिर का मुद्दा उठाने वाले अखिलेश भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर आगे आएंगे या अखिलेश यादव को तुष्टीकरण और वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है? रविंद्र पुरी से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ भी कृष्ण जन्मभूमि को लेकर अखिलेश यादव को घेर चुके हैं। योगी अखिलेश यादव को ओपन चैलेंज दे चुके हैं कि अगर खुद को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हैं तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुलकर बोलें। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अखिलेश यादव के एमवाय समीकरण में कृष्ण जन्मभूमि का मसला एक सियासी फॉल्ट लाइन है। ये बात बीजेपी बहुत गहरे से समझती है, इसीलिए बीजेपी अखिलेश यादव को सियासी तौर पर ललकारती रही है कि मथुरा के मुद्दे पर वो किस पाले में खड़े होंगे, जरा खुलकर बताएं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में आज काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी विवाद और श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद का जिक्र किया और अखिलेश यादव को इसी मुद्दे पर ललकारा। मेरे कन्हैया जी भी वहां भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के बगल में ईदगाह बना के रखे हुए, उसका भी मुकदमा चल रहा है। श्री अखिलेश यादव जी आजकल बहुत बीच बीच में
जिसको मैं कहूँ कि टिपिर टिपिर करते हैं। क्या यार भैया पीछे अब उनसे कहते हैं जब कि भाई चलो अगर वास्तव में आप राम भक्त बनने का दिखावा कर रहे हो तो कृष्ण भक्त बनने का दिखावा नहीं करना है। अगर मुस्लिम वोटों का लालच आपको नहीं है तो कहो कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को तोड़ करके जो ईदगाह बनी उसको हटाओ। कहेंगे अखिलेश यादव जी? बताओ कहेंगे? नहीं कह सकते। उनके पास साहस इस बात का नहीं है। इफ्तार के रोजेदारों के बीच अखिलेश यादव जालीदार टोपी पहने हुए ना जाने कितनी बार नजर आए होंगे। अखिलेश यादव हो या उनकी लकीर पर चल रहा कोई भी समाजवादी हमेशा यह बताता रहा है कि बाबरी ढांचे को बचाने के लिए कैसे मुलायम सिंह यादव ने जमीन आसमान एक कर दिया था। अब मथुरा में 2 दिन पहले अखिलेश यादव और मुलायम के बयान को लेकर लगे पोस्टर्स भी नजर आए। होर्डिंग्स पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की फोटो लगी है। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर हनुमानगढ़ी का जिक्र है। पोस्टर्स में राम मंदिर और अयोध्या से जुड़े सपा नेताओं के पुराने बयानों को दिखाया गया। हालांकि श्री कृष्ण जन्मभूमि के मसले में अखिलेश यादव के पास बचाव की किसी रास्ते की गुंजाइश बहुत कम नजर आती है। सवाल है कि मथुरा को लेकर अगर अखिलेश यादव ने साफ लकीर नहीं खींची तो क्या यदुवंशी अखिलेश का साथ देंगे? क्या अखिलेश का यादव वोट बैंक उनसे छिटकेगा अगर अखिलेश मथुरा पर भी हिंदू समाज से कटे कटे रहे? इसी बीच मथुरा में 9 अगस्त को होने वाली कार सेवा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मथुरा पुलिस स्वामी सच्चिदानंद महाराज के आश्रम पहुंची। 2 घंटे की बातचीत के बाद पुलिस ने कानूनी नोटिस दिया। पुलिस ने कार सेवा के दौरान शांति भंग ना होने की बात कही, जिसके बाद स्वामी सच्चिदानंद ने क्या कहा यह आप जरा सुनिए। अपने बयान में मौलाना ने भगवत गीता के श्लोक का जिक्र किया, लेकिन मौलाना जी ने उस श्लोक का गलत अर्थ निकाला। मौलाना के बयान पर सनातनी आक्रोशित हैं। सवाल है कि सनातनी आस्था को चोट पहुंचाने वाले ऐसे मौलानाओं का इलाज क्या है? क्या सस्ती लोकप्रियता के लिए मौलाना सनातन को टारगेट कर रहे हैं? और सवाल यह भी कि क्या 9 अगस्त को मथुरा में एक नए सनातनी अध्याय की शुरुआत होने जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कई राज्यों में छापेमारी कर रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ नेटवर्क पर बड़ा एक्शन लिया। कथित टेरर फंडिंग और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में देश के अलग राज्यों में 13 ठिकानों पर छापेमारी की। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई और पश्चिम बंगाल में यह छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान क्या क्या ईडी ने बरामद किया वो आपको बताते हैं। ईडी ने डिजिटल उपकरण, अहम दस्तावेज और दूसरे साक्ष्य जब्त किए। ईडी की टीम ने मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ भी की है, उनके बयान भी दर्ज किए। जांच में यह सामने आया कि यह संगठित सिंडिकेट अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराता था, फिर उन्हें भारत में बसाया जाता था, जिसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट जैसे भारतीय दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार किए जाते थे और उनकी पहचान बदल दी जाती थी। जांच में विदेशी फंडिंग का भी पता चला है, जिसमें कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट और दूसरे संस्थानों की भूमिका भी सामने आई। ईडी का आरोप है कि एनजीओज ने अवैध प्रवासियों की मदद के लिए विदेशी फंड का गलत इस्तेमाल किया। रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को बचाने के लिए एफसीआरए फंड का इस्तेमाल किया गया। इन गैर कानूनी प्रवासियों को ई रिक्शा दिए गए। आरोप है कि इसके जरिए बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को फायदा पहुंचाया गया। पूरा नेटवर्क भारत बांग्लादेश सीमा पर चलाया जा रहा था। जांच में फंडिंग का संबंध गैर कानूनी तरीके से बसाने वाले नेटवर्क से मिला। जांच में यह भी पता चला है कि रोहिंग्याओं को बसाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के जरिए फाइनेंस तक किया गया, पैसे उपलब्ध कराए गए। अब ईडी इस कथित टेरर फंडिंग और घुसपैठ की जांच कर रही है। जांच के दायरे में चैरिटेबल ट्रस्ट भी है। अब आपको बताते हैं कि कैसे विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया जाता था और कहां से फंड मिल रहा। जांच में यह सामने आया है कि एफसीआरए रजिस्टर्ड ट्रस्ट को यूके से फंड मिला। कथित तौर पर फंड को छोटी छोटी किश्तों में भेजा गया। ट्रांसफर की रकम कभी 1000 हुआ करती थी, कभी 6000 या कभी इसके बीच के कोई अमाउंट। कथित तौर पर जांच से बचने के लिए छोटे छोटे पेमेंट किए गए। अब पैसे के लेन देन यानी मनी ट्रेल की जांच ईडी कर रही है कि यह पूरा सीक्वेंस क्या कहता है। फिलहाल ईडी जब्त किए गए डिजिटल साक्ष्यों और दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। एजेंसी के मुताबिक जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यह एक बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में एक मशहूर कहावत है कि जो आंगन में सांप पालते हैं, सांप उन्हीं को डसते हैं। हर देशों में, मुल्कों में यह कहावत कही जाती है, अमेरिका तक। अब पाकिस्तान के मामले में यह कहावत 100% सटीक, क्योंकि आतंकों को पालने वाले पाकिस्तान और बर्बादी के बरमूडा ट्रायंगल बन चुका है। बलूचों के बाद अब पश्तूनों ने भी कैसे पाकिस्तान के टुकड़े होने की मुनादी कर दी है, इस रिपोर्ट में आती है।
जिन्ना के मुल्क के जलती मीनारों को देख लीजिए, धुएं में सिमटे आसमान और जमीन पर बने कब्रिस्तान जैसे मंजर को देखिए और बस इतना समझ लीजिए कि वजूद में आने के बाद से ही पाकिस्तान आतंक की जिस खेती को बोता रहा है वही अब आतंकी मुल्क को खाक में मिला रही है। और ये पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया है। पाकिस्तान तो आतंक का ऑक्टोपस है जो वजूद में आने के बाद से ही अपनी नस्लों को नफरत का जहर पिलाता रहा है और बर्बादी का ये मंजर उसी का नतीजा है। तस्वीरें खैबर पख्तूनख्वा की हैं, जहां तहरीक तालिबान ने एक बार फिर से आसिम मुनीर के शागिर्दों को उनकी औकात दिखा दी है। पड़ोस के आतंकी मुल्क में यह मातम यूं ही नहीं पसरा हुआ है। तहरीक तालिबान का हमला कितना जबरदस्त था, तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये पहली बार नहीं है जब टीटीपी ने पाकिस्तान में तबाही का तबसरा लिखा है। पाकिस्तान की पाली पोसी आतंकी जमात कैसे जिन्ना के मुल्क को खाक में मिला रही है, ऐसे समझिए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। शॉर्ट में इसे टीटीपी या फिर पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है। ये संगठन खास तौर से अफगान पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में एक्टिव है। 2007 को बेअतुल्लाह महसूद की अगुवाई में 13 गुटों ने इस संगठन को बनाया था। 2014 में पेशावर के आर्मी स्कूल में हमले को टीटीपी ने ही अंजाम दिया था। इस घटना में 132 बच्चों समेत 150 लोग मारे गए थे। आतंकवाद की फैक्ट्री कहे जाने वाले पाकिस्तान में अब तक जितने भी आतंकी संगठन वजूद में आए हैं उनमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान सबसे खतरनाक माना जाता है। लेकिन एक दौर में पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी अब जिन्ना के मुल्क के लिए ही सबसे बड़ी आफत बन चुके हैं और ये बात पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं। ये सिर्फ मातम नहीं है बल्कि जिन्ना के मुल्क के टुकड़े होने की मुनादी है। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के टुकड़े होने का ऐलान यूं ही नहीं किया है, इसकी वाजिब वजह भी है। इस नक्शे को देखिए, यह है पाकिस्तान का भूगोल। इसके पश्चिम में है अफगानिस्तान जिससे इसका 2600 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर यानी डूरंड लाइन लगता है। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आग लगी है। अफगान सेना अंदर घुस कर मार रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA पहले से ही पाकिस्तान से अलग होकर आजाद देश होने का ऐलान कर चुका है। तो POJK की जनता कह रही है कि हमें पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं है। यानी इधर से बलूचिस्तान टूटने को तैयार है, इधर से खैबर पख्तूनख्वा हाथ से निकल रहा है और ऊपर से POJK आजाद होने के लिए छटपटा रहा है। महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कब्जे वाला कश्मीर इसी तरह के नारों से गूंज रहा है। पाकिस्तान के जालिमों से आजादी के लिए हर हद तक गुजरने को तैयार है। इन तस्वीरों को देखिए और यकीन मानिए, इन्हें देखकर मुनीर और शहबाज की रातों की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात हैं। पाकिस्तान की सरकार बंदूक और फौज के जोर से आंदोलन को कुचलना चाहती है, लेकिन एक विरोध प्रदर्शन से शुरू हुई बगावत अब जन आंदोलन बन गई है। लोग पाकिस्तान सरकार से अपने हक की मांग कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान सरकार उनकी मांगों को पूरा करने की जगह पर गोलियां बरसा रही है। इस प्रदर्शन में अब तक दर्जनों प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से अधिक घायल हैं। फिलहाल कब्जे वाले कश्मीर की पब्लिक ने इस्लामाबाद को 21 जुलाई तक का अल्टीमेटम दे दिया है और साफ कह दिया है कि 21 तक मांगे नहीं मानी गई तो 22 जुलाई को POJK में पाकिस्तान के हर पाप का अंत तय है। रावलाकोट से मुजफ्फराबाद तक कब्जे वाला कश्मीर पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क से आजादी के लिए छटपटा रहा है, तो वहीं बलूचिस्तान ने खुद की आजादी का ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने न सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत बल्कि चीन तक के पैर उखाड़ दिए हैं। हालात ये हैं कि बलोच विद्रोहियों की ऐसी सख्त नाकेबंदी हुई है कि सुपर पावर का दम भरने वाले चीन के भी पांव कांप रहे हैं, क्योंकि रास्ते बंद है, रसद ठप है और खदानों से निकाला गया सोना तांबा बाहर नहीं निकल पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। इस समय की बड़ी खबर है बिहार से, जहां पर आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिला, मृत्युंजय तिवारी का कहना है। काफी लंबे समय से आरजेडी में थे मृत्युंजय तिवारी, फेस थे, टेलीविजन चैनलों पर डिबेट में बैठा करते थे, लेकिन अब मोहभंग हो। तो इस समय की बड़ी खबर है, और क्या आरजेडी में भी एक बड़ी टूट हो सकती है? आरजेडी पर भी क्या खतरे के बादल हैं? ये तस्वीर देखिए, मृत्युंजय तिवारी की ये तस्वीर है। आरजेडी के एक फेस है, खासतौर पर जब टीवी चैनलों पर डिबेट की बातचीत आती है, चेहरे की बातचीत आती है, तो पक्ष रखते हैं पार्टी का, लेकिन अब पार्टी छोड़ चुके हैं।